हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट किए थे फिज़िक्स में। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग वर्क इंजन पावर तक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज किए, समझे। क्योंकि अब जो हमारे पास समय बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का ही समय है। जो भी हम लोग अब तक पढ़े हैं, नॉट ओनली इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ उस पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करना है बहुत अच्छे से और शांत दिमाग से। प्रेशर नहीं लेना है कि क्या छूट गया है, क्या अभी बाकी है। अब कुछ नहीं, जितना पढ़ लिया है, जितना समझ लिया है, अब उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करके चलना है। तो अब हम लोग आज जो शुरू करेंगे, मैंने कहा था कि हम लोग सेक्शन वाइज इसको कंप्लीट करेंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो भी ना हो और देखने में हमको बहुत मुश्किल भी ना हो। ठीक है, तो आज मैकेनिक्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैकेनिक्स में हम लोग आज सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कोलिजन। और इसके बाद फिर देखेंगे हमको आगे क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनमें क्या फॉर्मूले हैं, क्या उनमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब हमको ऐसे ही प्लान करके चलना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे से और बहुत ही सीरियस होकर के प्रिपरेशन कर रहे होगे, अपने स्पीड पर ध्यान दे रहे होगे, अपने एक्यूरेसी को चेक कर रहे होगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डर तो बिल्कुल भी नहीं रहे होगे। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब तक अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होगा। बस अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट पे पूरा बिलीव रखो कि हाँ, हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है, हमें उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा, है ना। और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, तो अपने आप डर नहीं लगेगा। बस ये है कि एग्ज़ाम है, हमें एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इस वक्त सिर्फ ये सोचना है कि हमको इन 3-4 दिनों में कैसे खुद को और इम्प्रूव करना है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं सोचना है। तो चलो हम शुरू करते हैं कोलिजन और देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि कोलिजन में 3 टाइप की बात हम लोग करेंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक और नेचुरल कोलिजन। तो और देखते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो मान लिया 2 बॉडी है, ए और बी, ए का मास m1, बी का मास m2, u1 स्पीड से u2 स्पीड से मूव कर रही है। कोलिजन होने के लिए ए बी को कोलाइड करे, टक्कर मारे, इसके लिए ज़रूरी है कि u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोलाइड करेगा। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पीछे वाले बॉडी की स्पीड जब आगे वाले बॉडी की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी वो उसको कोलाइड करेगा। तो u1 इज़ ग्रेटर देन u2 होना चाहिए कोलिजन होने के लिए। ठीक है, तो मान लो u1 इज़ मोर देन u2 है, इसने इसको कोलाइड किया। कोलिजन के बाद क्या होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद जब ये 2 बॉडी ए और बी सेपरेट होंगे तो सेपरेट होने के बाद इनके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो। ये इलास्टिक कोलिजन की सबसे पहली कंडीशन है कि बॉडीज़ के शेप में कोलिजन के बाद जब वो सेपरेट होते हैं तो उनके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इनके शेप्स ठीक वैसा ही होगा जैसा कोलिजन के पहले था। शेप में बीच में चेंजेस होता है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, लेकिन जब वो सेपरेट होंगे तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है। और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ मान लिया मैंने v1 और v2 हो गई है। अच्छा, वो तो कोलिजन के पहले a की स्पीड b से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कोलिजन के बाद फिर ये जो b है, b की स्पीड a से ज़्यादा हो जाएगी, फिर a उसको दोबारा टक्कर नहीं मार पाएगा, सिर्फ एक ही बार टक्कर मारेगा। ठीक है, तो कोलिजन के पहले a की वेलोसिटी b से ज़्यादा है, कोलिजन के बाद b की ज़्यादा हो गई और उनके बीच की सेपरेशन फिर बढ़ेगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा। जो u1 माइनस u2 है, दोनों का डिफरेंस, u1 माइनस u2 जो दोनों का डिफरेंस है,
इनको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि इस वेलोसिटी से वो दोनों पास आ रहे हैं। और जो इनका डिफरेंस है v2 माइनस v1, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि किस वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं कोलिजन के बाद। तो u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, एंड v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कोलिजन के पहले जितने वेलोसिटी से पास आएंगे, कोलिजन के बाद उतने ही वेलोसिटी से सेपरेट भी होंगे, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन की ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको याद रखनी चाहिए, कि द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन की जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन में एक बात और होती है कि चूँकि शेप और साइज़ बिल्कुल अनचेंज होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कोलिजन के पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एनर्जी बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंटम का भी कंजर्वेशन है और काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन है इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, एक और ख़ास बात है इलास्टिक कोलिजन में जो हमको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन में अगर बॉडी के मास इक्वल होते हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज़ है उनका अदला बदली हो जाता है, एक्सचेंज हो जाएगी। ए की स्पीड बी को मिल जाएगी, बी की स्पीड ए को मिल जाएगी, अगर मास इक्वल है तो। ये भी इलास्टिक कोलिजन की बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अगर मान लो ये 7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये 7 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा और फिर ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, अगर मास इक्वल है तो। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी होगी इलास्टिक कोलिजन की। तो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान रखनी होगी कि इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें होती है। नंबर 1, शेप और साइज़ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कोलिजन के बाद बॉडी जब सेपरेट होगी तो उनका शेप और साइज़ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कोलिजन के पहले था। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। नंबर 3, मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा। नंबर 5, अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटीज़ का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको इलास्टिक कोलिजन के बारे में याद रखनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर बात करते हैं हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब दो बॉडीज टकराती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन के बाद उनका शेप बिगड़ जाता है, बॉडी चिपक जाती है, और न वो शेप जो बिगड़ा है कभी ठीक होगा और न बॉडी जो चिपकी है कभी अलग होगी। ये इन इलास्टिक का बहुत ही कह सकते हो यूनिक प्रॉपर्टी है कि बॉडीज़ आएगी और कभी सेपरेट ही नहीं होगी आफ्टर द कोलिजन। एक ही साथ दोनों चलते चलेंगे बिना कभी सेपरेट हुए, जब तक कि उनको ज़बरदस्ती सेपरेट ना किया जाए। तो मान लिया दो बॉडी है, अगेन ए और बी, m1 m2 मास है, u1 u2 स्पीड से मूव कर रहे हैं और इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, आके चिपक गए, उनके शेप में डिफॉर्मेशन होगा और कंबाइंड मास हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अब हम लोग एक सिंगल बॉडी की बात करेंगे जो v स्पीड से मूव करेगी, क्योंकि अब ये बॉडी कभी अलग नहीं होगी अपने आप। डिफॉर्मेशन जो आ गया है, जो शेप बिगड़ गया है, फिर वो शेप कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा। m1 u1
प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। कैपिटल वी पूरे बॉडी का कंबाइंड वेलोसिटी, इस बात को ध्यान रखना। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा, लेकिन चूँकि बॉडी सेपरेट नहीं हुई है, चिपक गई है और कभी अलग नहीं हो पाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फाइनल। इनिशियल क्या है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो है बट एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, क्योंकि बॉडी सेपरेट नहीं हुई है, देयर इज़ अ परमानेंट लॉस। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल कोलिजन की। नेचुरल कोलिजन इन दोनों कोलिजन के बीच की एक स्थिति होती है जहाँ पर पे थोड़ा सा इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इन इलास्टिक का प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगा। जैसे बॉडीज़ आएंगी, टकराएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, इनका शेप थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और थोड़ा सा बिगड़ा भी रहेगा। डिफॉर्मेशन जो आएगा इनके टकराने से वो कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा इलास्टिक के जैसे, और कम्प्लीटली ख़राब भी नहीं होगा इलास्टिक के जैसे, दोनों के बीच की बात रहेगी। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन अभी भी रहेगा, बॉडी सेपरेट अभी भी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। केवल इन इलास्टिक में बॉडी सेपरेट नहीं होती है, बाकी दोनों जगह सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो एनर्जी में लॉस नहीं होगा, यहाँ थोड़ा बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो मोमेंटम की बात करोगे तो मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व रहेगा। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बॉडी सेपरेट हो जाएगी, मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाएगा इलास्टिक के जैसे, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो थोड़ी बहुत एनर्जी में लॉस होगी, मगर ये लॉस इस लॉस से कम होगी। यानी अगर मैं बात करूँ इन तीनों कोलिजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी में लॉस कहाँ होता है, बोलोगे सर इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ भी होता है, मगर ये लॉस नेचुरल कोलिजन में जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो इन इलास्टिक के लॉस से थोड़ा सा कम रहेगा, मगर होगा ज़रूर, आपको ध्यान रखना। सिर्फ इलास्टिक में ही काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है, बाकी दोनों में होगी, इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो विल से मोमेंटम कंजर्व रहेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन टाइप के कोलिजन हैं जिनमें बहुत बेसिक सा फ़र्क है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। दो बात तुमको मैं बता दूं पहले, इन तीनों में ही मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होगा। पहली बात ध्यान रखना कि मोमेंटम कंजर्वेशन तीनों में फॉलो होगा। एनर्जी कंजर्वेशन केवल इलास्टिक कोलिजन में ही फॉलो होगा, बाकी इन इलास्टिक और नेचुरल में एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह सकते हो कि इन कोलिजन की एक पहचान होती है कि भाई गिवन कोलिजन कैसा कोलिजन होगा। डिपेंडिंग ऑन दिस कांस्टेंट हम पता कर सकते हैं कि कोलिजन किस किस्म का कोलिजन है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है सिंपल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वो जैसा मैंने पहले बता दिया, जब कोलिजन के बाद वो अलग होते हैं तो हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, और कोलिजन के पहले जब पास आते हैं तो हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशो होता है। तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। कोलिजन के बाद उनके अलग होने की वेलोसिटी और कोलिजन के पहले उनके पास आने की वेलोसिटी का जो रेशो होता है वही उस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। अब अगर बात किया जाए इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन में जो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है, पहले मैंने कह दिया।
तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1। तो अब अगर इलास्टिक कोलिजन की बात की है, तो मैंने बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडी कभी सेपरेट नहीं होती है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, तो 0 अपॉन वॉट कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 0। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज 0। नेचुरल कोलिजन इन दोनों के बीच की एक कोलिजन की कंडीशन होती है, तो नेचुरल कोलिजन के लिए E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ गिवन कोलिजन, तो ज़्यादातर वो नेचुरल कोलिजन ही होने का चांस होगा, क्योंकि बाकी की तो वैल्यू फिक्स है कि वहाँ पर 1 वहाँ पे 0, ठीक है। तो याद रखना कि नेचुरल कोलिजन के लिए E की वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच होगी। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है अपार्ट फ्रॉम दिस। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाएगा, देखो कभी एनर्जी में लॉस पूछा जाएगा अगर इलास्टिक कोलिजन है, नेचुरल कोलिजन है वहाँ लॉस पूछ सकता है एनर्जी में, मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी वगैरह पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया 1-2 बार एनर्जी में चेंज क्वेश्चन किए भी हम लोग, या तो फिर E की वैल्यू पूछी जा सकती है, जिसके लिए हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमको चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि अगर किसी हाइट से हम लोग किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो बॉडी ग्राउंड से बाउंस करने के बाद 2 बाउंस 3 बाउंस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी हाइट तक जाएगा, एनर्जी में लॉस क्या होगा, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है V डैश इज इक्वल टू E⁴n इंटू V। इस बात को ध्यान रखना, जो V डैश है, ये V डैश ये हमसे पूछी गई वेलोसिटी है, 1 बाउंस के बाद 2 बाउंस के बाद 3 बाउंस का जो पूछा जाए। ये जो V है, ये जो V देख रहे हो, जब बॉडी को मैं ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद जब पहली बार टकराएगी, तो पहली बार जो टकराएगी ग्राउंड से वो ये वेलोसिटी है, क्लियर है। जो पहली बार जस्ट टकराने वाली होगी ग्राउंड से वो ये वेलोसिटी होती है, और ये V डैश जो हमसे पूछा जाए आफ्टर 2 कोलिजन 3 कोलिजन वॉटेवर। N होगा नंबर ऑफ कोलिजन और E है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये बात क्लियर है ना, ये जो V है वो पहले कोलिजन के वक्त की स्पीड है, वो हमको चाहिए होगा, और ये V डैश जो हमसे पूछा जाए। और हाइट की बात करोगे तो टकरा कर कितने हाइट तक पहुंचेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू E⁴ इंटू H, जहाँ कैपिटल H क्या है, इनिशियल हाइट जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया है, N इज नंबर ऑफ कोलिजन, स्मॉल h जहाँ तक वो जाएगा, ठीक है। लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो लॉस एनर्जी का फॉर्मूला mgh 1 - E⁴n, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, और H जहाँ से उसको पहली बार ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो mgh इन ब्रैकेट 1 - 2n इज द लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर n कोलिजन। तो 3 चीज़ यहाँ से पूछी जाएगी, बाउंस करने के बाद, ग्राउंड से बाउंस करने के बाद उसकी वेलोसिटी E⁴n इंटू V, बाउंस करने के बाद उसकी हाइट E⁴2n इंटू H, याद रखना इसमें 2n होता है, और फिर एनर्जी में लॉस पूछा सकता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला mgh 1 - E⁴2n, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, किस चीज़ का, ये जो V है वो पहले बाउंस जब करेगा, पहली बार जब टकराएगा, उस वक्त की स्पीड हमको पहले फाइंड करनी होगी। ये नहीं दिया होगा, तुमको पहले V फाइंड करना होगा, तब ये V डैश तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में। तो ये कोलिजन के फॉर्मूले हैं, कोलिजन के टाइप हैं जो हमको जानने चाहिए, और कुछ बेसिक्स हैं, कोलिजन्स कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंस क्या है, किस में क्या कंजर्व होता है, जिसमें क्या लॉस होता है, क्या किसकी पहचान होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस में कितना होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये चीज़ अच्छे से समझ लो। एंड देन दिस वन, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं टुवर्ड्स हम लोग रोटेशनल मोशन की तरफ। तो अब चलते हैं बच्चों रोटेशनल मैकेनिक्स की तरफ, और इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो बहुत ध्यान से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूले जो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। शुरुआत सबसे पहले करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क से। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं बॉडी
शुड बी रिजिड, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहा जाता है जिसके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बदलता नहीं है, वॉट एवर फोर्स यू अप्लाई, तो ऐसे बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये एक रिजिड बॉडी है जो अपने एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया एट दिस पॉइंट, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट में घूमने के लिए फ्री है। फ्री है तो भाई ऐसा नहीं कि अपने आप घूमना शुरू कर देगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने इस पे फोर्स लगाया एट दिस पॉइंट जो कि तुमको फिगर में दिखाई दे रहा है। फोर्स के डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तुम देख रहे हो, ठीक है। एक्सिस से इस पॉइंट का जो पोजीशन है आर, वो होता है पोजीशन वेक्टर जहाँ पे हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो एक्सिस से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, और ये आर का डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन तुम देख रहे हो, और ये एफ का डायरेक्शन तुम देख रहे हो। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को ब्रीफली बस इतना ही कहूँगा, जो लीनियर मोशन में फोर्स का काम होता है बॉडी को चलाना, रोकना, ठीक रोटेशनल मोशन में टॉर्क वही काम करता है, बॉडी को रोटेट कराना, रोटेट करती बॉडी को रोकना, ये काम टॉर्क का होता है। जो फोर्स करेगा लीनियर मोशन में वो टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। तो बिना टॉर्क लगाए तो काम आगे बढ़ेगा नहीं, तो शुरुआत तो टॉर्क से ही करेंगे हम लोग। तो टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? ये जो पोजीशन वेक्टर देख रहे हो और जो फोर्स देख रहे हो, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है टॉर्क, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें ए क्रॉस बी का, जैसे होता है ए बी साइन थीटा, तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, देख रहे हो इधर ये एरो जा रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो आर और एफ के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो टॉ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, जो हम लोग ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, जहाँ थीटा क्या होगा एफ और आर के बीच का एंगल। एक बात का ध्यान रखना, ये टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस ऑफ है। तो ए क्रॉस बी के रूल्स से अगर ध्यान करो जो हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, कि ए क्रॉस बी करने पर जो नया वेक्टर सी मिलता है उसका डायरेक्शन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, याद आ रहा है? उस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये टॉर्क का जो डायरेक्शन देख रहे हो ये एक्सिस के अलोंग होता है, इसके रोटेशनल मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस। मैं दे रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ टाउ is always along the axis of rotation, ठीक है। जो टाउ का डायरेक्शन होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। चलो अब रोटेशन मोशन में और सर्कुलर मोशन में एक खासियत ये है कि जो हम लोग फॉर्मूला वहाँ पढ़े थे v और ओमेगा के बीच, वही यहाँ भी अप्लाई होगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity, and a is equal to r alpha, relation between linear acceleration and angular acceleration, ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो ओमेगा और अल्फ़ा होता है वो इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ले लूँ, लेट अस सपोज p, और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लूँ, लेट अस सपोज q, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, क्योंकि बॉडी रिजिड है। अगर एक पार्टिकल घूमेगा तो दूसरा भी उतना ही घूमेगा, वरना पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा, जो कि नहीं बदलना चाहिए। तो इसका मतलब कि सारे पार्टिकल्स के लिए ओमेगा और अल्फ़ा सेम होता है। v और a अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि r अलग अलग हो सकता है भाई। तो याद रखना, रोटेशन मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, और जो बॉडी के लिए होगा वही सबके लिए होगा। v और a यानी कि लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलेरेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दिस r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है इस चैप्टर का, यही दो टॉपिक्स हैं, टॉर्क और आई। ठीक है, अब समझो क्यों तो इम्पोर्टेंट है। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वो काम यहाँ कौन करता है? टॉर्क, मैंने पहले ही बताया। और तो और लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वो काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क मतलब फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास। मतलब इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ सर, लीनियर मोशन को रोटेशन मोशन से इक्वेट करें तो कैसे कैसे माइंड में कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक लीनियर मोशन में जो मास की रोल होती है वो रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस भी है, देखते चलेंगे क्या। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया जाए, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे एक बॉडी है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, बॉडी मस्ट बी रिजिड, ये कन्फर्म है कि रिजिड बॉडी ही है, ये मान लिया गया है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं। तो ये बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है। रोटेशन मोशन में खास बात और होती है कि जब भी बॉडी रोटेट करती है सारे पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है? सर्कुलर। हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता दिखाई पड़ेगा। रोटेशन मोशन की ये डेफिनेशन है, पहचान है, खासियत है, जो समझ लो। When a body rotates, the particles will move along circular path. तो ये एक पार्टिकल P है, m मास का है, r रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है along the axis of rotation। तो किसी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। किसी पार्टिकल के मास और एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इस बात को ध्यान समझना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो पार्टिकल्स के लिए है। पूरे बॉडी के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो एक ही तरीका है, इनके सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करो। तो मान लो मैंने कहा कि इसमें देयर आर टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें n पार्टिकल्स हैं। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो क्या होगा? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn स्क्वायर, लास्ट पार्टिकल तक सबको ऐड कर दो। क्लियर है? तो किसी भी सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, 10 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल, 100 पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स हो, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कलेक्शन, सम। क्यों? क्योंकि पूरे सिस्टम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पार्टिकल्स के लिए है, उनका निकालिए और ऐड करिए, दैट्स इट। तो इन सारे पार्टिकल्स को मैं ऐड करूँगा तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, समेशन mi/ri स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल टू लास्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली बहुत जगह यूज़ करेंगे। सिग्मा mi/ri स्क्वायर, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पहले से लेकर लास्ट तक सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आ गया पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो वैल्यू आ जाए सॉल्व करने पर, बट फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला इज डिफाइंड ओनली फॉर द पार्टिकल, न कि पूरे सिस्टम की बात करोगे। अब इस टॉर्क और आई में एक रिलेशन भी होता है, बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तुमको मैं दिखाऊंगा, समझोगे कि फोर्स को टॉर्क और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं इक्वेट क्यों कर रहा हूँ। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड आई, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये एक फॉर्मूला है जो बहुत जगह हम लोग यूज़ करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू m इंटू ए जैसा मिलता जुलता है कि नहीं, पहले बताओ। बिल्कुल है। टॉर्क के जगह फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मास, और एंगुलर एक्सेशन की जगह लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला अच्छे समझ लो, बहुत जगह इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इनके थ्योरम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर। इस चैप्टर का कह सकते सबसे बेसिक बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे मुलाकात
हर जगह होनी है, हर क्वेश्चंस में इनसे बात हमारी होने वाली है। हर बॉडीज़ का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ निकालेंगे, कुछ याद करेंगे, जितना मेमोराइज करेंगे उतना मेरा अच्छा होगा। तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एक एक करके वो फटाफट देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। मान लो एक ये यूनिफॉर्म रॉड है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो I इज़ इक्वल टू होता है ml² बाई 12। उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट एक बात याद रखना, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है। तो जो भी फॉर्मूला याद करेंगे एक्सिस के साथ कि कौन सा फॉर्मूला किस एक्सिस पर अप्लाई होगा। तो अगर एक्सिस बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रॉड अगर घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाई 12, ठीक है। इन केस अगर रॉड अपने एक एंड के अबाउट घूम रहा है तो इसके अबाउट जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ ml² बाई 3। हम लोग इसको थ्योरम से निकालते थे, मगर अगर एक दो एक्सेस के अबाउट, कम से कम 2-3 एक्सेस के अबाउट किसी बॉडी का याद कर लो। एटलीस्ट एक तो पता होना चाहिए। अगर एक से अधिक एक्सेस का पता है तो हो सकता है तुमको फ़ायदा होगा, बिना थ्योरम लगाए तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो अगर एक्सेस किसी के अबाउट नहीं पता है तो हम थ्योरम को यूज़ करके फाइंड करते हैं। बट अगर कुछ एक आध तो याद कर लेंगे तो शायद थ्योरम की ज़रूरत ना पड़े और टाइम हमारा बचेगा। तो बाइसेक्टर अगर आता है ml² बाई 12, एक एंड से पास करता है ml² बाई 3। कहने की जरूरत नहीं है, जहाँ m मास है और l इज़ लेंथ ऑफ द रॉड। नीचे हो गया तो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है जैसा कि देख रहे हो, और इसके मान लो 2 साइड्स हैं। ये जो साइड्स देख रहे हो ये वाली A है, ये वाली, और ये साइड कितनी है B। ये 2 एक्सिस खींचे गए हैं इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के प्लेन में है, ठीक है। उसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, इसके प्लेन में ही खींचे गए हैं और सेंटर से पास कर रहा है। इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये एक्सिस देखो साइड A को काट रहा है, तो जिस साइड को काटेगा बस वही ला दो ml² बाई 12। ये एक्सिस देखो साइड B को काट रहा है, तो इसके अबाउट फॉर्मूला लिखोगे mb² बाई 12। बस जस्ट याद करने का तरीका है ml² बाई 12 mb² बाई 12, ठीक है। अगर एक्सिस A को काट रहा है, A साइड को, ml² बाई 12। अगर एक्सिस B को काट रहा है इस एक्सिस को, तो mb² बाई 12। बशर्ते दोनों एक्सिस सेंटर से पास करने चाहिए और इन द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए। अब इस फिगर को देखो तो यहाँ पर एक एक्सिस बनाया गया है, ये वाला। इसको मैं कॉन्टिन्यूस लाइन तुमको दिखा दूँ, ये वाला एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, अनलाइक दिस जो कि प्लेन में थे। तो अगर कोई एक्सिस रेक्टेंगल का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, जैसे कि फिगर देख रहा है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट के अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो इसके अबाउट फॉर्मूला होता है m/12 a² प्लस b², दैट इज I, ठीक है। याद रखते हैं ना, जहाँ A और B साइड्स है और m इसका मास है। अंतर दोनों में है, ये एक्सिस रेक्टेंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास करेगा, तो m/12 a² प्लस b²। और ये दो एक्सिस तो क्लियर ही है, इनमें से एक है m² बाई 12 और दूसरा है mb² बाई 12। ये दोनों एक्सिस यही वाले हैं और ये जो वाला एक्सिस है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर है। चलो रिंग की बात किया जाए तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से अगर एक्सिस पास करती है तो इसके अबाउट फॉर्मूला होता है mr², ठीक है। इन केस अगर एक एक्सिस उसके सर्कमफ्रेंस से पास कर रहा है, सेंटर से नहीं सर्कमफ्रेंस से, तो इसके अबाउट फॉर्मूला होता है
2mr²। ये सब लोग थ्योरम से फाइंड करते हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ ताकि कम से कम 2-3 एक्सिस के वर्ड याद करके जाओ ताकि टाइम बचे। सेंटर से पास करेगा mr², सर्कमफरेंस से पास करेगा तो 2mr²। अगर रिंग के डायमीटर के अबाउट पूछा, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो रिंग के डायमीटर के अबाउट याद रखना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ठीक है, क्लियर है। और अगर ये एक्सिस पूछता है कि रिंग के प्लेन में और उसके टेंजेंट से पास करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, रिंग के प्लेन में है, उसके टेंजेंट के जैसे पास कर रहा है, जैसे रिंग एक सर्किल है, उस पर टेंजेंट तुम खींचो तो वो वाला एक्सिस अगर आता है तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी 3/2 mr²। क्लियर है। तो एक्सिस अगर सेंटर से पास कर रहा है mr², सर्कमफरेंस से पास करेगा 2mr², डायमीटर से पास करेगा mr²/2 और टेंजेंट अक्ष से अगर गुजरेगा एक्सिस तो 3/2 mr²। मैं 3-4 लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे तुमको। डिस्क की बात करोगे तो अगर सेंटर से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। ठीक है। और अगर ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो हो लेकिन उसके पेरीफेरी से पास करे, जैसा कि फिगर में देख रहे हो पेरीफेरी से पास कर रहा है, एक्सिस से मैं दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से वो पेरीफेरी से, तो इसके अबाउट याद रखना फॉर्मूला होता है 3/2 mr²। क्लियर है। अच्छा, अब अगर डायमीटर से पूछा डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा mr²/4। ये 3 एक्सिस है जो इम्पोर्टेंट है, एक सेंटर से पास करेगा mr²/2, एक पेरीफेरी से पास करेगा 3/2 mr², एक डायमीटर से पास करेगा mr²/4। तो रिंग और डिस्क में बहुत कुछ पूछा जाता है। इस चारों इन दोनों के अलग अलग एक्सिस को अच्छे से देख लो कि यहाँ पर क्या यूज़ करना है। ठीक है। अब आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। हॉलो सिलेंडर पे अगर इसके अपने एक्सिस के अबाउट पास करेगा तो इस एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mr²। ये सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो, और अगर ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट घूम रहा है तो इसके अबाउट फॉर्मूला होता है ml²/12 प्लस r²/2। ठीक है, जहाँ एल उसकी लेंथ और उसकी रेडियस। तो हॉलो सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है mr², बाइसेक्टर के अबाउट घूमेगा दिस। अगर सिलेंडर सॉलिड है तो अपने एक्सिस के अबाउट mr²/2 और अपने बाइसेक्टर के अबाउट हल्का सा चेंज हो जाएगा, I = m l²/12 प्लस r²/4। ठीक है, हल्का सा बदलाव है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछे जाएंगे, अच्छे से पता होना चाहिए। हॉलो स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट, इसको डायमीटर तो बोलोगे ना, सेंटर से पास कर रहा है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² हॉलो स्फीयर का। और अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसी डायमीटर के अबाउट इसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। ठीक है, तो हॉलो का 2/3, सॉलिड का 2/5, एक उनके डायमीटर के अबाउट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको बहुत ज़रूरी है। अब हम जो भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे एग्ज़ाम में, हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक और छोटा सा फॉर्मूला है अबाउट स्क्वायर। स्क्वायर को डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर को डिस्कस कर लिया है थोड़ा। इनकेस मान लो अगर एक स्क्वायर प्लेट देता है, स्क्वायर प्लेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला एक्सिस कौन सा होगा सर? सबसे पहला एक्सिस उसके
प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करने वाला एक्सिस अगर स्क्वायर है तो I इज इक्वल टू ma² / 6। इस बात को ध्यान रखना, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करना चाहिए। और अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है और वर्टेक्स से पास कर रहा है तो I इज इक्वल टू 2/3 ma² होगा। अच्छे से फ़र्क देख लो, सेंटर से तो ma² / 6, वर्टेक्स से तो 2/3 ma²। और क्या इम्पोर्टेंट है, और है इसका डायगोनल। अगर डायगोनल आता है स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डायगोनल के अबाउट स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना बच्चों ma² / 12। ठीक है, तो सेंटर से पास करेगा ma² / 6, वर्टेक्स से पास करेगा ma² / 3, डायगोनल से पास करेगा ma² / 12। और अगर साइड के अबाउट पूछा, साइड के अबाउट, ये साइड देख रहे हो, ये वाला है ना, ये दिस इज साइड, ठीक है, ये साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दैट विल बी ma² / 3। ठीक है, तो साइड के अबाउट ma² / 3, सेंटर से पास किया ma² / 6, वर्टेक्स से पास किया 2/3 ma², डायगोनल से पास किया ma² / 12। एक और देख लो, अगर वर्टेक्स से पास करे और डायगोनल के पैरेलल हो, ये एक और एक्सिस है जो वर्टेक्स से पास कर रहा है और देखो डायगोनल के पैरेलल है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 7/12 ma²। ठीक है, तो ये स्क्वायर के 4-5 अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो याद कर लोगे अच्छा रहेगा। हो सकता है कि तुम्हारा वक्त बचेगा, तुमको थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पता है एक्सिस के अबाउट तो शायद तुमको लगाना पड़ेगा थ्योरम, शायद तुम्हारा टाइम तुम्हारा खर्च होगा। तो हमेशा मेरा मतलब कहने का है कि एक बॉडी का कम से कम 3 एक्सिस के अबाउट अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ एक से काम नहीं बनेगा, कम से कम 3। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग फाइंड कर रहे थे क्योंकि हमको वहाँ थ्योरम सीखना था, बट अब हमको एग्ज़ाम में जाना है, तो एटलीस्ट एक बॉडी का 3 डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके जाओ। ठीक है, अच्छा होगा, वक्त बचेगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे हम लोग और देखते हैं इसके आगे हमको और क्या पढ़ना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम क्या होते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अगर एक बॉडी है उस पर 2 एक्सिस लें, एक एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और एक एक्सिस कहीं दूसरे पॉइंट से पास करे, दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होंगे। हम जानते हैं कि एक्सिस बदलने पर एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, एक दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d है। तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 + md²। इस फॉर्मूले से हम लोग अगर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। इस थ्योरम में 2 बात का ध्यान रखना कि जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा वही वाला I0 होगा और जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा होगा वो वाला I होगा। एक्सिस मस्ट बी पैरेलल और दोनों में से एक सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हर टाइप के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह अप्लाई होगा। क्लियर है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबसे पहली बात 3 डायमेंशनल बॉडीज़ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जनरली 2 डायमेंशन बॉडी पे इसको अप्लाई करेंगे। तो मान लो एक 2 डायमेंशन बॉडी है, प्लेन बॉडी है, 3 एक्सेस खींचा, एक एक्स और वाई प्लेन में और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये फिक्स है कि जेड वही होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई प्लेन में होंगे और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तीनों एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाया जाता है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I x है,
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है जो प्लेन में है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया आई जेड है। तो इनके बीच फॉर्मूला होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस का भी यूज़ हम लोग अगर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो किसी दूसरे के अबाउट फाइंड करने में करेंगे। ठीक है, बट याद रखना 3 डायमेंशन बॉडी पर अप्लाई नहीं होगा, और आई जेड जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसी को हमको मानना है, वही हमारा आई जेड होगा। जैसे यहाँ पर भी ये फिक्स है कि आई नॉट वो होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, वैसे यहाँ पर ये फिक्स है कि आई जेड वो होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो फिर आते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते, देखो एक बॉडी है जो अपने किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है किसी गिवन एक्सिस के अबाउट। ठीक, हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इस बॉडी के मास के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पार्टिकल का मास बॉडी के मास के इक्वल होना चाहिए, और पार्टिकल को एक डिस्टेंस पर रख दिया। दैट डिस्टेंस लेट अस सपोज इज के। ठीक है, और पार्टिकल को इसके चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होगा, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पर के है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर। अब अगर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर इक्वल हो जाए, दैट इज एम के स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आई हो जाए, तो इस डिस्टेंस के को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है। तो अगर कभी भी पूछता है कि बॉडी इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जो एक्सेस दिया होगा उस एक्सेस के अबाउट आई निकालना, इज इक्वल टू एम के स्क्वायर कर देना, के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर बराबर हो जाए, तो वो डिस्टेंस के जो होती है वही कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें जो यूज़ होगा वो सिंपल सा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, अब बस इतना ये करना होगा कि किसी गिवन एक्सिस के अबाउट आई तुमको पता होगा, तभी हम लोग के फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए तुमको मैंने ढेर सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करवा दिया है कि अगर पूछे तो फटक से आई की वैल्यू पुट करो और के की वैल्यू आ जाए, ताकि तुमको इन थ्योरम्स को जानते रहो मगर अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वक्त हमारा बचे। नहीं याद करोगे डिफरेंट एक्सेस के अबाउट तो थ्योरम के पास जाओगे, निकालोगे, वक्त खर्च होगा, तब के की वैल्यू आएगी। अगर हमको आई की वैल्यू याद है पहले से, तो आई की वैल्यू पुट किया, मास कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एटलीस्ट 3 डिफरेंट एक्सेस के अबाउट किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके जाओ। इतना क्वेश्चन किए, अब तक को याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, चलो तो देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसे मान लो कि बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एम मास का एक पार्टिकल है जो आर रेडियस में सर्कुलर मोशन करेगा, जैसा कि हम जानते हैं रोटेशन मोशन का डेफिनेशन में। तो किसी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो फॉर्मूला होता है एम वी आर, एल इज इक्वल टू एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन पार्टिकल। अगर पार्टिकल की बात की जाए तो एम वी आर। पूरे बॉडी का कैसे निकाला जाएगा, तो फिर वही होगा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते थे, सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के ऐड कर दो, तो पूरे बॉडी के जो फॉर्मूला होता है वो आता है एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर पार्टिकल की बात होगी तो एम बी आर यूज़ करेंगे, और पूरे बॉडी की बात होगा तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी एल बाई डी टी आई कॉन्स्टेंट है, एंड डी ओमेगा बाई डी टी विच बिकम आई अल्फा विच बिकम टाउ। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला और हमको मिलता है dl/dt इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। एंड नाउ इफ टाउ इज इक्वल टू 0 तो L की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है and we say I omega is equal to constant and we get I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब अगर टॉर्क ज़ीरो हो, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। आई को चेंज करोगे ओमेगा चेंज करेगा, ओमेगा को चेंज करोगे आई चेंज करेगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। या यूँ कहो कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पर न लगाया जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी आई इंटू ओमेगा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होगा। आई को बढ़ाओगे ओमेगा कम हो जाएगा, आई को कम करोगे ओमेगा बढ़ जाएगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहे। दैट्स वाई I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। बात समझ रही है? तो ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फिर बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो K इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो अगेन मास के बदले आई, v के बदले ओमेगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी घूम रही है तो इस पूरे बॉडी का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसी की बात हो रही है। K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये जो पूरा बॉडी घूमेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास होगी ना, बिना उसके तो घूमेगा नहीं। तो उस बॉडी का जो पूरा एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर आता है रोलिंग। रोलिंग क्या होता है? जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करते हुए आगे भी बढ़ती है, मतलब रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों एक साथ हो, तो उसको बोलते हैं रोलिंग, मतलब शुद्ध भाषा में लुढ़कना, ठीक है। रोल भी करता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो जब कोई बॉडी लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन एक साथ करे तो उसको बोलते हैं रोलिंग। इसलिए रोलिंग के केस में जो टोटल एनर्जी होती है उसमें दो पार्ट होता है, एक लीनियर और दूसरा रोटेशनल। तो अगर कभी आता है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, रोल करते बॉडी का टोटल एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रोल भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और साथ साथ आगे भी जा रहा है। तो ये रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ रोलिंग। तो इसमें जो टोटल एनर्जी होगी द सम ऑफ लीनियर प्लस रोटेशनल, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज़ द टोटल एनर्जी फॉर अ रोलिंग बॉडी। और सिर्फ रोटेशनल है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ लीनियर है तो हाफ mv स्क्वायर, लीनियर प्लस रोटेशन दोनों है दैट इज़ रोलिंग, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। अब जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है, वहाँ से एक बॉडी को छोड़ दो तो ये बॉडी रोल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, ये लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आएगा, फिसल करके नहीं आएगा। फिसलेगा तब जब स्मूथ सरफेस होगा, और अगर रफ सरफेस है तो रोल करते हुए आएगा। याद रखना, जब क्वेश्चन आएगा तो देखना स्मूथ है कि रफ है। स्मूथ है तो प्योर लीनियर मोशन होगा और सीधे गिरते हुए आएगा, और अगर रफ है तो ये रोल करते हुए आएगा, ठीक है। और जब प्लेन सरफेस होगा, जब फिसलते हुए आएगा तो हर बॉडी का एक्सेशन सेम होता है, वहाँ कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जब रोल करते हुए आएगा तो हर बॉडी का अपना अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा, ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो इस वर्ड पे थोड़ा सा हमेशा फोकस करना कि रफ है कि वो प्लेन सरफेस कि स्मूथ सरफेस है। तो अगर कह रहा है कि एक्सेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन
रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रोल करते हुए आ रही है तो उसका एक्सेशन क्या होगा, तो a इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि हर बॉडी का आई डिफरेंट है, तो हर बॉडी का एक्सेशन भी डिफरेंट होगा। उसका आई पुट करते चलो, आ जाएगी ए की वैल्यू। तो अब ए की वैल्यू भी याद कर लो, हर अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है। जैसे रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम होगा 1/2 जी साइन थीटा, क्योंकि रिंग और हॉलो सिलेंडर का आई इक्वल होता है एम आर स्क्वायर, तो ए भी सेम आएगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की वैल्यू सेम होगी, ए की 2/3 जी साइन थीटा, हॉलो स्फीयर 3/5 जी साइन थीटा, सॉलिड है तो 5/7 जी साइन थीटा। तो ये चारों वैल्यू रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो ये सब बॉडी अगर रोल करते हुए गिरेंगी तो इनका ये एक्सलेशन होता है, इसको याद रखो। नहीं तो फिर यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट करके तुमको इसको सॉल्व करके फिर ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। उससे अच्छा है 4-5 वैल्यू है, याद कर लो किसका कितना होता है। अगर भूल जाए इन केस तो फिर इसको भी याद कर लो, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। तो जैसे हम लोग इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन पढ़ते हैं वैसे होता है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस डी पर तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सलेशन जो कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे वहाँ पर ए कांस्टेंट था, और प्लस माइनस वही है एक्सेशन के लिए प्लस, डी एक्सेशन के लिए माइनस, टी इज टाइम। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल में नापा जाएगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी इज टाइम, अल्फा टी सब समझ रहे हो। देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा। वैसे ही है जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ठीक है। तो ये होता है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन जिसमें अल्फा कांस्टेंट होने चाहिए, और प्लस माइनस का वही चक्कर है, एक्सेशन होगा तो प्लस और अगर डी एक्सेशन है तो माइनस। क्वेश्चन को पढ़ करके समझ में आ जाता है कि वहाँ पे एक्सेशन है कि डी एक्सेशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले हैं रोटेशन मोशन के। अब इतने फॉर्मूले याद कर लो कि तो इन्हीं के आसपास तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं थोड़े फॉर्मूले की बात करते हैं ग्रेविटेशन के, ठीक है। तो आज चलते बच्चों अब ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को देखा जाए क्या क्या फॉर्मूले इसमें। तो सबसे पहले जो हमको ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ग्रेविटी की वैल्यू में कब कहाँ कैसे कैसे चेंज होता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते उसको समझ लिया जाए। कह रहा है ऑन गोइंग एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू जी है, अर्थ के सरफेस से h हाइट हम ऊपर चले गए और ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई जी डैश। ऑफ कोर्स घट कर जी डैश होगी क्योंकि अर्थ से दूर जाओगे अर्थ का अट्रैक्शन कम हो, ग्रेविटी विल डिक्रीज। तो ग्रेविटी डिक्रीज होने के बाद जी डैश हो गई, तो फॉर्मूला होता है जी बाई जी डैश 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। याद रखना जी वैल्यू सरफेस पे है जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी 9.8, और जी डैश सरफेस से एच हाइट ऊपर जी की वैल्यू है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 10, 50, 100, 200 मीटर पर ग्रेविटी में कोई खास चेंज नहीं आता है। तो हाइट शुड बी सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तब जाकर ग्रेविटी में कोई थोड़ा बहुत चेंज तुमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ कह सकते हो। और इन दोनों में जो डिफरेंस है डेल्टा जी मतलब जी माइनस जी डैश अप्रॉक्सीमेटली 2gh बाई आर ई के इक्वल होता है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है 2gh बाई आर ई। इस फॉर्मूले को वैसे हम लोग यूज़ तभी करें जब h की वैल्यू रेडियस से बहुत छोटी है तब, ठीक है। इस फॉर्मूले को तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग हमेशा की तरह, ठीक है। तो ऑन गोइंग एबव द सरफेस ऑफ अर्थ,
या फिर मैं बता दूं, ये डेल्टा जी दोनों के जी की वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा वो है 2GH/RE। अब अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं, ऑन गोइंग डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ, और मज़े की बात यह है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी ग्रेविटी कम होती है, अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर भी ग्रेविटी कम होती है, लेकिन थोड़ा सा कमी कम होती है। नीचे आने पर कमी कम होती है, ऊपर जाने पर ये कमी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी मान लो जी है, और अर्थ के सरफेस से h हाइट अगर हम नीचे आते हैं, h हाइट अगर नीचे आते हैं, बिलो गहराई में आते हैं, तो g की वैल्यू घटकर मान लो कितना हो गया g डैश, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है g⁻g इज इक्वल टू 1 - h/RE। अच्छे से फॉर्मूले में डिफरेंस देख लो, यहाँ पर g ऊपर है, यहाँ पर g डैश ऊपर है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। तो g⁻g इज इक्वल टू 1 - h/RE, जहाँ g डैश क्या है, अर्थ के सरफेस के नीचे ग्रेविटी की वैल्यू, और g क्या है, अर्थ के सरफेस पे। दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डेल्टा g, दोनों के वैल्यू में डिफरेंस, तो g - g डैश इज इक्वल टू GH/RE, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर डिफरेंस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से देख लो, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे, अर्थ के सरफेस से नीचे आने पे ग्रेविटी में चेंज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन से ग्रेविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। यहाँ तो समझ में आता है कि अर्थ से ऊपर चले गए, अट्रैक्शन कम हो गया, ग्रेविटी कम हो गई, या अर्थ के नीचे चले गए, इफेक्टिव मास कम हो गया, ग्रेविटी कम हो गई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से ग्रेविटी में क्यों चेंज करेगा सर, बिल्कुल चेंज करेगा, खूब मज़े में चेंज करेगा। जब अर्थ रोटेट करेगा तो अर्थ के रोटेशन से, अगर अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी है, जैसे हम तुम अर्थ के सरफेस पर बॉडी है, तो अर्थ जब रोटेशन मोशन करेगा, अभी रोटेशन मोशन का डेफिनेशन पढ़े हो कि जब बॉडी रोटेट करती है तो पार्टिकल्स का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। तो मान लो अर्थ के सरफेस पे बॉडी है, ये अर्थ का एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, और ये है अर्थ का इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, क्लियर है। अर्थ के सरफेस पे बॉडी है, जब अर्थ रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये बॉडी भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमने से उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, और ग्रेविटी काम करेगा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसी ग्रेविटी का कुछ हिस्सा एक्सेलेरेशन में खर्च हो जाएगा, और इफ़ेक्टिव वैल्यू जी की वहाँ पे कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, ये फॉर्मूला है, जी डैश मतलब जो बची वैल्यू है वो जी जो होना चाहिए -RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जो कमी आई है वो, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी -RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है अर्थ के किसी जगह पर रोटेशन की वजह से ग्रेविटी में जो चेंज होगा वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। लैम्डा जो यहाँ पर पे है, ये लैम्डा को बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, जो हर अलग अलग अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बॉडी को इक्वेटर पे लेके चले हैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो लैम्डा 0 पुट करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा जी -RE ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर इस बॉडी को हम पोल पे लेके चले जाएँ तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो कितना आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया सी बात पता चली, अर्थ के रोटेशन से ग्रेविटी हर जगह कम हो जाती है, इफेक्टिव वैल्यू ग्रेविटी कम हो जाती है, लेकिन ये कमी सबसे अधिक इक्वेटर पे होती है, देख लो अच्छे से, ठीक है। सबसे अधिक इक्वेटर पर ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू कम होगी, और पोल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पोल पर जी डैश इज इक्वल टू जी ही रहता है। तो याद रखना, पूछा जाता है कि अर्थ के रोटेशन से किस जगह पर ग्रेविटी पर सबसे ज़्यादा कमी होती है, तो वो इक्वेटर है। अर्थ के रोटेशन से किस जगह पर ग्रेविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या नो चेंज, तो वो पोल्स होता है, ठीक है। और अगर बीच में कहीं पूछेगा कितना चेंज है,
तो वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी होगी 30, 40, 60, 40 जो दिया होगा रख करके निकाल सकते हो भाई उस जगह पे लैम्डा कितना होगा, सॉरी जी कितना होगा। क्या देखना, इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगी, मतलब कम हो जाएगी, और पोल्स पर जी की वैल्यू पर ऑलमोस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इक्वेटर पर जी सबसे ज़्यादा कम होता है, पोल्स पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और बीच के लोगों ने पूछा तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें एक बात और जानना जरूरी है, अगर अर्थ रोटेशन करते करते रुक जाए तो क्या होगा, पूछा था एग्जाम में, पूछा भी गया। तो अर्थ अगर रोटेशन करते 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 स्टॉप हो जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह इंक्रीज़ कर जाएगी, जहाँ जहाँ रोटेशन की वजह से कमी हुई है वहाँ वहाँ जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इक्वेटर पर सबसे अधिक ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, तो बढ़ोतरी भी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी। तो जब अर्थ रोटेशन करते करते रुक जाता है तो हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये बढ़ोतरी इक्वेटर पर सबसे अधिक होगी। पोल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोल पर तो ग्रेविटी बदलती ही नहीं है, चाहे अर्थ रोटेशन करे चाहे ना करे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अर्थ अगर रोटेशन करना बंद कर दे तो याद रखना पोल्स पर ग्रेविटी विल रिमेन अनचेंज्ड और इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अब आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। तो स्मॉल जी और कैपिटल रिलेशन होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, या के इंटू आर ई इंटू डी, जहाँ डी क्या है डेंसिटी। तो कभी कभी डेंसिटी के टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेविटी के लिए। तो के आर ई इंटू डी, के कॉन्स्टेंट है, आर इज़ रेडियस ऑफ अर्थ एंड डी इज़ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर दो पार्टिकल सिस्टम m1 m2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r, ठीक है। माइनस सिर्फ इतना समझ जाओ कि दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये नेगेटिव एनर्जी आती है, ठीक है। तो माइनस जी m1 m2 बाई आर ये दो पार्टिकल से जो सिस्टम बनेगा उसकी एनर्जी होगी। इन केस अगर सिस्टम में हमारे तीन पार्टिकल आ गए, मान लो m1 m2 m3, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दो दो का पेयर बनाओगे। पहले इन दोनों को लेना होगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे, फिर इन दोनों को लोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे, फिर इन दोनों को लोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो तीन पार्टिकल सिस्टम अगर आएगा तो दो दो के तीन पेयर बनेंगे, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी, ठीक है। तो ये टू पार्टिकल सिस्टम है, तीन पार्टिकल सिस्टम है, ऐसी फोर पार्टिकल सिस्टम का भी फॉर्मूला होता है। दो दो का पेयर बनाना है, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पाँच हो, क्लियर है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते बच्चों समझते हैं कि अर्थ के सरफेस ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। मान लो ये कोई बॉडी m मास की है, अभी अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस से h हाइट ही ऊपर चला गया, तो h हाइट ऊपर जाने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो h हाइट ऊपर अगर जाएंगे तो वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ये समझ लो, ठीक है। कितना इंक्रीज करेगी, चेंज कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, यहाँ u1 यहाँ u2 दोनों का डिफरेंस डेल्टा यू mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई, ठीक है। जहाँ h क्या है हाइट, r है रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये हाइट बहुत कम है, अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में बहुत कम, 10 मीटर 5 मीटर 100 मीटर 50 मीटर लाइक दैट, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये जो h बाई आर ई है विल बिकम नेग्लिजिबल और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हाइट अगर बहुत ज़्यादा है, कुछ हज़ार किलोमीटर है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यूज़ करेंगे ही। हाइट अगर बहुत कम है, इन फ्यू मीटर्स, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh, ठीक है। मगर यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे ग्रेविटेशन में वहाँ पे हाइट ज़्यादा ही दिया जाएगा इन जनरल, तो हम लोग ज़्यादा वाला ही फॉर्मूला
यूज़ करेंगे, ठीक है, mgh/1 + h/re। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्थ के सरफेस पे किसी बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी जो उसको बांध के रखा होता है वो उसकी बात हो रही है, एस्केप एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी की बात। तो m मास की एक बॉडी है, अर्थ के सरफेस पे रखी है, तो ऐसी एनर्जी जो बॉडी को अर्थ के सरफेस से उसके ग्रेविटेशन से बांध के रखी हो उसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी। बाइंडिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी अर्थ के सरफेस पे -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस, ठीक है, जहाँ आर क्या हो उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। वो एनर्जी जो अर्थ के सरफेस से बॉडी को बांध के रखता है उसको कहते हो बाइंडिंग एनर्जी, और वो एनर्जी जो इस बाइंडिंग एनर्जी को ज़ीरो कर दे उसको हम बोलते हैं एस्केप एनर्जी। तो एस्केप एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी का जस्ट पॉजिटिव होता है, तो +g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी इनटू रेडियस, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू है उसका पॉजिटिव कर दोगे, एस्केप एनर्जी आ जाएगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर ये अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर पूछा कि अर्थ के सरफेस से इतने हाइट पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो हाइट जब ये ऊपर बढ़ेगा h तो यहाँ बस RE+H हो जाएगा, ठीक है। जैसे अर्थ के सरफेस से इतने हाइट पर एस्केप एनर्जी क्या है, तो -g m बस RE+H यहाँ पर जुड़ जाएगा, h जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये दोनों वैल्यूज़ अर्थ के सरफेस पर हैं। अर्थ के सरफेस से ऊपर पूछा तो यहाँ पे हाइट जितना ऊपर जाएगा यहाँ पे नीचे दोनों जगह ऐड कर देना, बाइंडिंग में भी और एस्केप में भी, ठीक है। ये अर्थ के सरफेस की बात हो रही है। अर्थ के सरफेस से हम किसी बॉडी को इतने स्पीड से फेंकें कि वो स्पेस में चला जाए और फिर कभी लौट के ना आए, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका फॉर्मूला होता है √2gme/re कैपिटल G के टर्म्स में और 2g इंटू RE स्मॉल g के टर्म्स में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सबको ये बात पता होगी कि अर्थ के सरफेस पे अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंके तो फिर बॉडी कभी लौट करके नहीं आती है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g। ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्थ के सरफेस से हम किसी बॉडी को फेंकें, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड दे करके फेंकें, तो जब वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलेगा तो उसके पास कितनी बची वेलोसिटी होगी ये पूछा जाता है। जैसे मान लो हमने कहा कि अर्थ के सरफेस से बॉडी को एस्केप वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से फेंका, तो एस्केप वेलोसिटी के डबल से फेंकोगे तो जब ये बाहर जाएगा ग्रेविटी के, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है स्पेस में, उससे बाहर निकलेगा तो उसके पास कितनी बची वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर फेंकने की स्पीड n टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी है, n टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी डबल ट्रिपल जो दिया जाए, तो बाहर निकलने की वेलोसिटी होगी √n² - 1 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अगर यहाँ से n गुने से फेंके तो बाहर निकलेगा √n² - 1 गुने स्पीड से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को किसी स्पीड से फेंके तो जब वो ग्रेविटी से बाहर निकलेगा तो कितना उसके पास बची वैल्यू होगी, तो बची वैल्यू इस √n² - 1 इंटू √2, ठीक है। चलो फिर चलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी। जैसे किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो वैसे मास का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। जैसे चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो वैसी मास का भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड किया जाता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, देखो m मास का एक बॉडी है, r डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट p का फॉर्मूला होगा gm/r², जहाँ r क्या होगा डिस्टेंस, m क्या होगा मास। ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा मास की तरफ होता है, इस बात को ध्यान रखना, ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, ठीक है, gm/r²। अब बात करोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है, तो p पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज -gm/r।
ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको निकाल के बस सीधे तुमको ऐड कर देना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक रिलेशन भी होता है, आई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर v की वैल्यू हमको दी है तो डिफरेंशिएट करके हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको पता है तो इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये सबसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। फिर चलते हम लोग टूवर्ड्स सैटेलाइट। बात करते हैं मेनली ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मान लो m मास का एक प्लैनेट है जैसे अर्थ, कैपिटल M, और स्मॉल m मास का सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूम रहा है स्मॉल r रेडियस में। इस स्मॉल r में दो चीज़ें होती हैं, एक रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस हाइट। तो आई शुड राइट दिस स्मॉल r इज इक्वल टू एक्चुअली r प्लस h। इस बात को ध्यान रखना, जहाँ r क्या है ये रेडियस, ठीक है, और h क्या है ये हाइट। तो जब भी डिस्टेंस बोलेगा मतलब सेंटर से, हाइट बोलेगा मतलब सरफेस से, ठीक है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। याद रखना, अगर हम बोलता है क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम प्लैनेट, तो मतलब स्मॉल r दिया है, उसमें रेडियस और h इंक्लूडेड है। और अगर बोलता है कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम प्लैनेट, मतलब उसमें h दिया है, रेडियस तुमको अभी ऐड करना होगा, तब तुमको स्मॉल r मिलेगा। क्लियर है? ओके। तो ये जो घूमेगा सैटेलाइट के चारों तरफ, सैटेलाइट घूमेगा प्लैनेट के चारों तरफ, तो उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r। जहाँ कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं, याद रखना। ये जो कैपिटल M है फॉर्मूले में, वो मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं। यानी कि जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, अपने खुद के मास पे नहीं। सिमिलरली एक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाई जी एम, जहाँ r क्या है ऑफकोर्स डिस्टेंस, ठीक है, और m इज मास ऑफ प्लैनेट। तो इन दोनों में ये जो मास देख रहे हो वो प्लैनेट का मास है जिसके चारों तरफ वो सैटेलाइट घूमता है। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी, सैटेलाइट का टाइम पीरियड, दोनों उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, वो उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगा जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, ठीक है। नाउ अगर कोई सैटेलाइट बहुत नज़दीक हो प्लैनेट के, अगर ये प्लैनेट के बहुत नज़दीक आए, यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दे, मतलब उस कंडीशन में हाइट नेग्लिजिबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो हाइट जब जीरो कर दोगे तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल R, t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर भी कैपिटल R क्यूब बाई जी एम हो जाएगा। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है लिख करके, सैटेलाइट इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ, तो वेरी क्लोज टू अर्थ का मतलब समझ जाना, हाइट इज ज़ीरो एंड स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। और बाकी स्मॉल r की जगह पुट कर देना कैपिटल R। तो v इज इक्वल टू जी एम बाई आर, टी इज इक्वल टू बाई अंडर रूट r क्यूब बाई जी एम, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट के बहुत नज़दीक चक्कर लगाएगा तो वहाँ पर पे हाइट तुमको जीरो लेके फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है? 4 टाइप की एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, -Gmm/r। फिर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, Gmm/2r। फिर बात करेंगे बाइंडिंग की, -Gmm/2r। स्केप जो बाइंडिंग को जीरो कर दे वो स्केप। इसको याद तो करना ही है, इनका आपस का रिलेशन भी याद करना है। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं x मान लूँ तो देखो काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल का हाफ है और साइन अपोजिट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी माननी पड़ेगी? -x/2, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी देखो काइनेटिक के इक्वल है मगर साइन अपोजिट है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? +x/2। और स्केप एनर्जी तो बाइंडिंग का अपोजिट होता ही है, तो स्केप एनर्जी विल बी
माइनस एक्स बाई टू। तो ये रिलेशन भी याद रखना इन एनर्जीज़ में, ताकि एक की वैल्यू अगर दी है तो दूसरी वैल्यूज हम लोग पता कर सकें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का हाफ होगा और साइन अपोजिट होगा। बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक के इक्वल होगा मगर साइन अपोजिट होगा। एस्केप एनर्जी बाइंडिंग के इक्वल होगा मगर साइन अपोजिट होगा। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को भी याद करते रहना। इस फॉर्मूले को याद जरूर करोगे तो करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रेविटेशन का पूरा फॉर्मूला हो गया जो हमको याद करना है, समझना है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब चलेंगे टुवर्ड्स फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, चलो।